हेलो बच्चों, मैं पवन सर। आज आप लोगों को क्लास 10 फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन का पार्ट नंबर 4 पढ़ाएंगे। हमने पार्ट नंबर 3 में प्रकाश के पार्ट नंबर 1, 2, 3 में प्रकाश के बारे में, दर्पण के बारे में, समतल दर्पण, गोली दर्पण से संबंधित सभी परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। आज हम प्रकाश गोली दर्पण से बनने वाले प्रकाश किरण आरेख के बारे में अध्ययन करेंगे। और प्रकाश किरण आरेख पढ़ने से पहले हम 3 रूल जानेंगे, जिन रूल के आधार पर हमारी प्रकाश किरण आरेख बनता है। तो आइए हम उन 3 रूलों को जानते हैं। तो प्रकाश किरण आरेख बनाने के नियम, तो हम लिख सकते हैं प्रकाश किरण आरेख बनाने के नियम। प्रकाश किरण आरेख बनाने के नियम, यह विधि अगर हम सीखते हैं अच्छे से तो एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा एग्जामिनर न्यूमेरिकल के साथ साथ किरण आरेख बनाने के लिए जरूर देता है। तो हम किरण आरेख तभी बना पाएंगे जब प्रकाश किरण आरेख बनाने के नियम को जानेंगे। आइए हम देखते हैं। पहला नियम सबसे आसान है। पहला नियम यह है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, आने वाली प्रकाश किरण सदैव फोकस से जाती है। सदैव किससे जाती है? फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, या जाती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। ये हमारा पहला नियम है। आइए हम देखते हैं, या एक हम लेते हैं, बनाते हैं अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा केंद्र है और हम इसे फोकस मान सकते हैं। तो हमारा पहला रूल क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो सदैव कहां से जाएगी? फोकस से। यदि कोई मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद, प्रकाश किरण लीजिए, प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के बाद फोकस से जाती है, बाद फोकस से जाती है। तो देखिए ये किरण, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो टकराने के बाद यह कहाँ जाएगी? फोकस से जाएगी। ये हमारा रूल पहला है। हम उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं। अगर उत्तल दर्पण बनाते हैं तो ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा केंद्र हो गया। तो देखिए यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जा रही है तो यह टकराने के बाद सदैव इस प्रकार से जाएगी कि मानो यह किरण कहाँ से जा रही है? फोकस से आ रही है। देखिए ध्यान से, हमने कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से जाती है या फोकस से जाती है। और इसमें देखिए उत्तल दर्पण में फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये हमारा रूल नंबर पहला है। इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट करके याद करके प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 पे। स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिएगा। हम रूल नंबर 2 पे चलते हैं। तो पहला रूल नंबर नोट कर लीजिए। रूल नंबर 2 क्या है देखते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है, यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद
हमने कहा यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ध्यान दीजिए, अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो थोड़ा सा चेंज करेंगे कि प्रकाश किरण मुख्य फोकस के तरफ आती हुई प्रतीत होती है या फिर मुख्य फोकस की तरफ आती है, क्योंकि यहाँ तो मुख्य फोकस से आती है लेकिन उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस के तरफ आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि फोकस तक नहीं आ पाती है, केवल वो फोकस तक आती हुई प्रतीत होती है। अभी हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो हमने कहा दूसरा रूल ठीक पहले रूल का उल्टा है। पहला क्या है कि अगर समांतर आएगा तो फोकस से जाएगा, और ये उसका उल्टा है कि फोकस से आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये अगर हमारा क्या है अवतल दर्पण, क्या बाबू अवतल दर्पण, ये हम मान लेंगे ध्रुव, ये मान लेंगे केंद्र, ये मान लेंगे फोकस। तो यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है, किससे दी बाबू फोकस से, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ये फोकस यहाँ है, कहाँ जा रही है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ठीक पहले वाले का विपरीत। अगर हम उत्तल दर्पण में देखें तो उत्तल दर्पण में क्या है बाबू, तो देखिए उत्तल दर्पण में ये हमारा ध्रुव हो गया, ये केंद्र मान लेते हैं और ये हम फोकस मान लेते हैं। तो देखिए फोकस के तरफ, इसमें मुख्य फोकस से आती है और यहाँ करेंगे फोकस के तरफ आने वाली किरणें, फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत किरणें या फोकस की तरफ आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो ये हमारा दूसरा रूल है। देखिए यहाँ से हम बढ़ा देंगे कि कहाँ ये फोकस की तरफ आ रहे हैं। तो हमने कहा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये दूसरा रूल नंबर है, इसे भी नोट करके याद कर लीजिएगा। तीनों रूल आप याद करिए। किरण आरेख बनाना हम आप लोगों को इतना अच्छे से सिखाएंगे कि फिर कभी भूलेंगे नहीं। केवल इन्हीं तीनों रूल से पूरा किरण आरेख बना लेंगे। आप लोग किरण आरेख याद करने की नहीं जरूरत पड़ेगी, केवल तीनों रूलों से पूरा का पूरा किरण आरेख क्लियर हम कर देंगे। तो आइए इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। हम चलते हैं रूल नंबर 3 पे। अगर आप लोगों को किसी में डाउट हो, किसी क्लास 10 के किसी चैप्टर में डाउट हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो आप लोग एक बार हमें कमेंट करके बताइए। हम उस टॉपिक पे आप लोग वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। इजी से इजी भाषा में सिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग किसी टॉपिक से क्लास 10 का, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायो हो या फिर मैथ हो, हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तीसरा रूल देखिए बाबू, तीसरा रूल क्या है हमारा, तो यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है या उसकी ओर आती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण से हम ऐसे लिख दे रहे हैं। यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो उसी मार्ग से आती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस चली जाती है, आइए हम देखते हैं बच्चों। हमने कहा यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस चली जाती है। अगर उत्तल दर्पण रहेगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे, यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आती है या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो टकराने के पश्चात, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस चली जाती है। आइए हम देखते हैं पहला उत्तल दर्पण में। ये बाबू ध्रुव मान लेंगे,
ये हम केंद्र मान लेंगे, ये हमारा फोकस हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि वक्रता केंद्र से, क्या कहा वो, वक्रता फोकस, ये केंद्र मान लो, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से, तो देखिए ये वक्रता केंद्र है, यहाँ से जो प्रकाश किरण आती है तो जिस रास्ते आती है उसी रास्ते वापस लौट जाती है। हमें बताइए कि क्यों ऐसा होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे उत्तल दर्पण ले लें हम, यहाँ भी केंद्र मान, ये फोकस हो गया बाबू, ये केंद्र हो गया। देखिए अगर ये किरण केंद्र के तरफ आ रही है, कहाँ आ रही है बाबू, ये किरण केंद्र के तरफ अगर आ रही है, देखिए हम ऐसे करने पे कहाँ से आ रही है, मान लीजिए केंद्र की तरफ आ रही है, केंद्र की तरफ आ रही है, लेकिन जा तो पाएगी नहीं, इसलिए हम कहते हैं केंद्र की तरफ आती हुई या केंद्र की तरफ आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ध्यान से, एक तरह से परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो बाबू अगर हम बात करें, हम लोग एक चीज पढ़े हैं कि यदि किसी वृत्त में जो रेखा केंद्र से जाती है वह जीवा पर या फिर उसके परिधि पर 90 अंश कोण बनाती है, तो ये बताइए अगर यह किरण केंद्र से आती है तो ये भी एक गोले का भाग है, इसका मतलब इस पृष्ठ पर 90 अंश कोण बनाएगा। तो अगर आपतन कोण 90 अंश है तो परावर्तन कोण भी 90 अंश रहेगा। इसलिए यह किरण जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यहाँ भी अगर आपतन कोण 90 अंश का है तो परावर्तन कोण भी 90 अंश का होगा, अर्थात यह किरण जिस रास्ते आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये तीनों रूल अच्छे से समझ में आया हो। ना आया हो तो एक बार कमेंट जरूर करें या वीडियो को पास करके स्लो करके जरूर देखें, आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रकाश किरण आरेख बनाने के नियम। तो आइए इसे नोट कर लीजिए, हम प्रकाश किरण आरेख बनाते हैं। तो बच्चों हमने कहा था कि आप लोगों की बुक, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे कुमार मित्तल हो, कोई भी साइंस बुक हो, हरिवंश का हो, उस बुक में एक चार्ट दिया होगा कि वस्तु कहाँ रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आइए अवतल दर्पण में, इसमें अवतल दर्पण में हम सीखते हैं, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रकाश किरण आरेख, प्रकाश किरण आरेख। अवतल दर्पण में अगर हम प्रकाश किरण आरेख पढ़ेंगे तो आइए देखते हैं बच्चों क्या है। तो सबसे पहला कंडीशन है उस चार्ट में, जब वस्तु कहाँ रहे बाबू, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप लोग को चार्ट में पढ़ना चाहिए। हम बोले थे याद करने के लिए, मैं बताता हूँ कि यदि वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। तो आइए हम देखते हैं। तो अगर ये चीजें अगर हमें याद रहता है तो किरण आरेख बनाकर उसे चेक करने में हमें आसानी रहती है। आइए हम किरण आरेख बनाते हैं। तो सबसे पहले जब वस्तु कहाँ हो बाबू, जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर हो, इनफिनाइट पोजीशन पे हो, तो देखिए कैसे किरण आरेख बनता है। किरण आरेख बनाना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, आपको एक अवतल दर्पण बनाना है, किरण आरेख खींचना है और इस प्रकार से एक अंजाद से बनाना। अगर यह ध्रुव है या केंद्र है तो अपने अंजाद से ऐसा बनाइएगा कि फोकस कहाँ रहे बाबू, बीच में। तो वस्तु कहाँ है, अनंत पर। तो मान लीजिए कोई वस्तु है, कहाँ है, अनंत पर है। तो एक बात याद रखिएगा कि अनंत से आने वाली प्रकाशनें सदैव मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। ये माना जाता है कि अनंत से जो किरणें आती हैं वो सदैव कैसी आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। इसका रीजन कैसे, उसको भी समझ लेते हैं कि क्यों अनंत से आने वाली प्रकाशनों को हम मुख्य अक्ष के समांतर ही मानते हैं। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अनंत से आने वाली किरणें क्यों मुख्य अक्ष के समांतर माना जाता है। आइए सपोज करिए कि यहाँ पे, चलिए मैं समझाता हूँ। सपोज करिए कि ये कोई बल्ब है जो प्रकाश सभी दिशाओं में निकाल रहा है, यहाँ से
मान लीजिए बल्ब है, सभी दिशाओं में प्रकाश निकल रहा है। तो अगर हम बात करें बाबू, ये सभी दिशाओं में प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें, हम बहुत दूर है इस बल्ब से, स्रोत से जो वस्तु बहुत दूर है उससे हम जो दूर स्थित है, सब कुछ करिए हम यहाँ स्थित हैं, तो हमने क्या देखा कि यहाँ से किरणें तो बहुत निकल रही है, पास में है तो कई किरणें आ रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम दूर हैं, तो हमने देखा कि अगर हम दूर स्थित हैं इस स्रोत से बहुत से किरणें निकल रही हैं, लेकिन हमारे तक एक किरणें पहुँच रही है। फिलहाल में किरणें तो हमारे पास हजारों आती हैं, लाखों आती हैं। अगर हमारे पास एक दो किरण आती, तो सपोज करिए अगर मेरे पास 2 किरण आती, तो मेरे से टकराने के बाद वो किरण किसी मेरे दोस्त की आंख में चली जाती, तो मुझे केवल मेरा दोस्त ही देख पाता और कोई नहीं देख पाता। ऐसा है नहीं, एक वस्तु को अगर हजारों लोग देख रहे हैं तो वह वस्तु हजारों लोगों को दिखाई देगी। इसका मतलब है कि उस वस्तु से हजारों लाखों किरणें निकलकर लाखों लोगों की आंखों में जा रही है, इसलिए लाखों लोग देख पा रहे हैं। ये कंडीशन यही है कि जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर उसकी आंखों में जाएगा, तभी वो आप उस वस्तु को देख पाएंगे। इसका मतलब है कि अगर एक कोई बड़ी वस्तु है या छोटी वस्तु है, उसे लाखों लोग देखेंगे तो लाखों लोगों को एक साथ दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि उस वस्तु से लाखों किरणें निकल रही हैं, हजारों अरबों निकल रही हैं। तो यहाँ से किरणें तो बहुत निकलती हैं, लेकिन अगर हम दूर हैं तो क्या बाबू, हमारे पास ये किरणें जो पहुँच रही है क्या है, समांतर है कि नहीं है? देखिए कई किरणें पहुँच समांतर, बाकी किरणें जो आगे निकल दिखाई जा रही हैं। इसलिए हम यह मानते हैं कि अनंत से जो किरणें आती हैं वो हमेशा मुख्य से क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो आइए देखिए, आइए अगर हम कोई वस्तु मान लेते हैं, यहाँ से किरणें कहाँ से चली, मुख्य के समांतर निकली, और अभी हम लोगों ने अभी कुछ नहीं करना है, एकदम आसानी से ये किरणें अब समांतर ला दीजिए, मुख्य के समांतर किरणें आ गई। तो भाई अभी हम लोग पढ़ा है पहला रूल कि यदि किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो कहाँ से जाती हैं, फोकस से जाती हैं। याद करिए पहला रूल, तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये भी किरण कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। ये क्या हुआ, तो दोनों किरणें फोकस पर मिल गई। और हमने पार्ट 3 में प्रतिबिंब के बारे में बताया है कि जब परावर्तन के बाद जहाँ किरणें काटती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के बाद जहाँ किरणें काटेंगी वहीं क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो किरणें तो फोकस पे काटी, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। यह बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो देखिए समझ में आ गया कि अवतल दर्पण में प्रकाश किरण आरेख कैसा, जब वस्तु अनंत पर हो तो किरण आरेख कैसा होगा। तो इसे याद कर लीजिएगा और चार्ट में से जरूर याद करिएगा। ये घर पे 2 बार बनाइए, याद करके नहीं, मेरी बातों को सोच के बनाइए। अनंत पर होंगी तो समांतर आएंगी, समांतर होंगी तो कहाँ काटेंगी, फोकस पर। अब फोकस पे काटेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो ये सीखना है, प्रैक्टिस करना है, याद नहीं करना है। आप लोगों को मैं आशा दिलाता हूँ किरण आरेख आप लोगों को गारंटी के साथ आ जाएगा, केवल धैर्य के साथ देखिए इसको और प्रैक्टिस जरूर करिएगा बाबू। दूसरा, इसे नोट कर लीजिएगा और हर किरण आरेख को 2 बार जरूर बनाने का प्रयास करिएगा। इसे नोट कर लीजिएगा, हम इरेज करने जा रहे हैं ताकि दूसरा बताएं। दूसरा है, पहला तो हो गया, दूसरा जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु C से परे, अर्थात C से थोड़ा सा दूर हो, C से परे हो, या फिर इसे कह सकते हैं जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, दूर हो, बट एक लिमिट दूरी में हो जहाँ से हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो कुछ नहीं, एक अवतल दर्पण बनाना है, बन गया। मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, यह केंद्र है बाबू, तो ये हमारा क्या होगा, फोकस बीच में। अब हम वस्तु को C से परे माने हैं, मानिए। अब देखिए, अब मान लीजिए ये वस्तु हमारे C से परे वस्तु है A और B। अगर हम बात करें बाबू, तो अब दिमाग काम नहीं करेगा, कहाँ से किरण खींचे। तो हमने कहा कि किरणें तो हजारों आती हैं, लाखों आती हैं, लेकिन हमको केवल 3 ही किरण खींचना है। 3 ही में से कोई 2 किरण खींचिए, हमारा प्रतिबिंब का पता लग जाएगा। तो हमको बस 2 किरण खींचना है और वो 2 किरण उसी तीनों नियम के आधार पर खींचना है। तो आइए सबसे पहले जो सामने वो करते हैं। तो सबसे आसान कहाँ से गुजार देंगे, समांतर। भाई कोई किरण हजारों किरण निकलेंगी तो कोई तो समांतर होगा। तो देखते हैं यह मुख्य चीज क्या हो जाती है, समांतर।
तो अगर एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन की बात कहाँ जाएगी? आप लोगों को पता है रूल नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से जाती हैं, फोकस ले जाएगी। देखिए दूसरा, जो सामने वो काम करे। सामने क्या है? क्या है सामने? केंद्र। केंद्र से गुजार दीजिए, एक किरण कहाँ से निकाल देंगे हम? केंद्र से। तो भाई केंद्र से निकलने वाली किरणें उसी मार्ग से वापस चली जाएंगी। यानी किरण टकरा कर उसी मार्ग से गई, यानी परावर्तित होकर गई, और ये परावर्तित होकर इधर आई तो किरण ने यहाँ काटा, तो जहाँ काटता है वहीं प्रतिबिंब बनता है। हमने कहा जहाँ से किरण मिलती है अगर वो तीर का नोक है, तीर का अगर सिरा है तो ये सिर का सिरा यहाँ पर होगा, तो बाबू ये अर्थात यहाँ पर प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे तीर कैसा है? ऊपर की तरफ। यहाँ तीर कैसा है? नीचे की तरफ। प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा। और उसका प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है। तो आइए हम देखते हैं कि जब वस्तु सी से परे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में। कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा। देखिए आप ग्राफ में याद करिएगा, सी और एफ के बीच में दिया हुआ। देखिए सी और एफ के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा बना, उल्टा बना, और जब उल्टा बना तो वास्तविक बना। तो आई होप आप लोग ये समझ में आया होगा। जब वस्तु सी से परे हो, खींच लीजिए, समांतर जाएगा, फोकस जाएगा, केंद्र से लेकर जाएंगे, क्योंकि जो सामने केंद्र पर उसी से ले जाएगी। कहीं से अगर आप यहाँ से ले जाएंगे तो भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, लेकिन हम इजी वे सीखते हैं, जो सामने वहाँ से खींचती जाइए, और एक तो हमेशा समांतर निकालिए किरण, आसानी से किरण आरेख बना लेंगे। समांतर जो सामने वहाँ से खींच दीजिए, रूल का पालन करिए, अपने आप हमारा किरण आरेख खींच जाएगा। तो तीसरा हम चलते हैं, पढ़ते इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा हमारा है जब वस्तु सी पर ही हो। जब वस्तु कहाँ हो? सी पर हो। आइए देखते हैं बाबू, जब वस्तु सी पर होगा क्या बनाते हैं?